हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, हरियाणा जीके की क्लास है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पक्का है यहाँ से आते ही आते हैं, वो है वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। हरियाणा जीके की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। बस आज का दिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये टॉपिक पहले करवा दो, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। बच्चे, आप में से भी किसी की अगर कोई डिमांड है कि कोई टॉपिक पहले करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर नहीं लिखेंगे तो जैसे चल रहा है फिर वो चलता जाएगा। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले वर्धन वंश, वंश या इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति वंश। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है भाई 550 से लेकर 550 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी। ठीक है। इसका जो सबसे प्रमुख राजा है वो हर्षवर्धन है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। तो वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। पुष्यभूति इतना इम्पोर्टेंट राजा नहीं है, बट यहाँ से एक सवाल HSSC ने ये पूछा कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा पुष्यभूति ने करवाया था। और एक बार ये सवाल पूछा कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, ये सवाल याद रखना, सदाशिवराव भाऊ ने। स्थानेश्वर क्या है, तो आज जिसको आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हो, उसका प्राचीन नाम थानेसर था। और विधानसभा की जो सीट है वो कुरुक्षेत्र के नाम पे नहीं है, वो थानेसर के नाम पे है। और उससे भी अगर प्राचीन समय में चला जाऊं तो उस टाइम पे इसका नाम था स्थानेश्वर। ठीक है। वर्धन वंश के समय हरियाणा जो है ये जाना जाता था भाई श्रीकंठ जनपद के नाम से। श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। कौन सा? तो हरियाणा जाना जाता था। किसके टाइम पे? वर्धन वंश के समय। तो संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है। और वर्धन वंश का कार्यकाल कितना है? तो 550 से लेकर के 647 ईस्वी तक इसका क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसका जो रियल फाउंडर है, संस्थापक तो पुष्यभूति है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना सा कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यभूति ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ, बच्चे पता ही होगा कि यार पानीपत की 30वीं लड़ाई जो कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1761 को हुई थी, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये मराठा सेनापति थे पानीपत की 30वीं लड़ाई के समय। तो इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पुनर्निर्माण स्थानेश्वर के शिव मंदिर का। ये सवाल HSSC ने पूछा हुआ है। रियल फाउंडर की अगर मैं बात करूं, कौन है रियल फाउंडर, तो वर्धन वंश का रियल फाउंडर माना जाता है भाई प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन जो कि बेटा है आदित्य वर्धन का। इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल फाउंडर जो है वो प्रभाकर वर्धन है, याद रखना, जो कि पुत्र हैं किसके? आदित्य वर्धन के, जिनकी शादी होती है यशोमती से। यशोमती। प्रभाकर वर्धन राजा रहे हैं 580 ईस्वी से लेकर के 606 ईस्वी तक। इनकी 3 संतानें, पहली का नाम राज्यवर्धन जो कि बड़ा बेटा है, राजा बनेगा किसकी मृत्यु में? प्रभाकर वर्धन की, जिसका टाइम पीरियड है 605 से 606 ईस्वी। एक पुत्री भी है जिसका नाम है राज्यश्री, या कुछ बुक्स में इसका नाम राजश्री भी दिया होता है, राज्यश्री या राजश्री। और तीसरा पुत्र है जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई हर्षवर्धन। ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी, वर्धन वंश जिसकी स्थापना की पुष्यभूति ने, और स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? पुष्यभूति ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। हरियाणा को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। कुरुक्षेत्र जिसका प्राचीन नाम थानेसर, और प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो स्थानेश्वर हो जाएगा, है ना। स्थानेश्वर, समझ रहे हो? स्थानेश्वर, अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं ना तो हो जाएगा स्थान जमा ईश्वर, मतलब ईश्वर का स्थान क्या है? स्थानेश्वर है। ईश्वर का जो स्थान है ना, प्लेस ऑफ लॉर्ड, वो क्या है? तो स्थानेश्वर है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे कहानी में आती हैं राज्यश्री। क्यों आती हैं बात समझना। राज्यश्री की शादी कर दी जाती है, कन्यादान कर दिया जाता है उनके पिता प्रभाकर वर्धन के द्वारा, और इनकी शादी होती है भाई, राज्यश्री की शादी होती है ग्रह वर्मा के साथ भी। ग्रह वर्मा जो शासक हैं ये हैं कन्नौज के शासक हैं अभी, और यही वो जगह है जिसको हर्ष अपनी सेकंड कैपिटल बनाता है। शशांक को बाहर निकालता है, वहाँ से भगाता है, वहाँ बंगाल वापस जाओ, और कन्नौज को सेकंड कैपिटल बनाता है। तो ये चीज़ याद रखना। राज्यश्री की शादी करवा दी, किससे करवा दी, तो ग्रह वर्मा से करवा दी, जो कि कहाँ का राजा है, तो कन्नौज का राजा है। अब दिक्कत क्या है समझना कि ये जो ग्रह वर्मा है भाई, इसकी हत्या कर देता है उस टाइम पे देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक है, मध्य प्रदेश का शासक है मालवा, तो वो इसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ से स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट समझ लो, यहीं से ट्विस्ट आता है। ग्रह वर्मा राजश्री का पति है ग्रह वर्मा। और अच्छा एक चीज याद रखना, शायद मुझे लगता है वहां मैंने नहीं लिखवाई, कि भाई ये जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन लखवा दी तो ठीक है, पर जहां तक मुझे याद आ रहा नहीं लिखवाई थी। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है उसका नाम है यशोमती। इनकी 3 संतानें हैं, एक का नाम है राज्यवर्धन जो सबसे बड़ा बेटा है, फिर आती है राजश्री, और फिर है हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कर दी ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा जो कि कन्नौज का राजा, जिसको हर्ष आगे जाके अपनी दूसरी राजधानी बनाएगा, इसकी हत्या कर देगा कौन, तो देवगुप्त। इसका भाई झगड़ा चल रहा होता है देवगुप्त के साथ, देवगुप्त इसकी हत्या कर देता है, जो कि शासक है, कहाँ का शासक है, तो मालवा का शासक। इस टाइम पे याद रखना प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु हो चुकी है, और 605 से 606 के बीच में जो राजा बनता है उसका नाम है क्या, उसका नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन इस टाइम पे बड़ा बेटा राजा है, किस वंश का, वर्धन वंश का। इनके बाद फिर राजा बनेंगे अपने हर्षवर्धन, प्यारे हर्षवर्धन, ठीक है। तो देवगुप्त सॉरी हत्या कर गया ग्रह वर्मा की। देवगुप्त अकेले में इतनी औकात नहीं थी कि वो हत्या कर दे ग्रह वर्मा की, इसको साथ था, इसका मित्र था उस टाइम पे, जिसका नाम है शशांक। शशांक जो है ये गौड़ साम्राज्य का शासक है, गौड़ साम्राज्य का, और इसका जो एरिया है आज का जो बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल है, उसको मिला के गौड़ साम्राज्य उस टाइम पे। तो देवगुप्त को साथ था इसके प्रिय मित्र किसका, शशांक का। यही वो पापी है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष कौन सा है, पीपल का पेड़ ही बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा जिसके नीचे हुआ था। तो ये कटवा देता है शशांक पापी, ठीक है। तो देवगुप्त ने भाई हत्या कर दी, किसकी हत्या कर दी, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। अब खून खोलेगा ऑब्वियसली किसका, राज्यवर्धन का, कि उसके जीजा की हत्या कर दी ग्रह वर्मा की। और साथ के साथ ये जो ससुरा शशांक है ये बंदी बना लेता है किसको, इनकी प्यारी बहन राज्यश्री को। कौन बंदी बनाता है, शशांक। ये दोनों मिलके कुछ खिचड़ी पका गए और मार गए ग्रह वर्मा को, और बंदी बना लिया किसने, शशांक ने। भाई साहब का खून खोला। अब खून खोलेगा तो फिर ये हत्या करेगा, किसकी हत्या करेगा, पहले तो सीधा डायरेक्ट हत्या करेगा, किसकी हत्या कर दी, तो देवगुप्त की हत्या कर दी। किसने, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब मित्र की हत्या हुई है शशांक, है ना, शशांक के मित्र की हत्या होगी, तो इसका खून खोला अब, है ना। ये ऐसा ही है स्टोरी में, ट्विस्ट ऐसे ही आया कि भाई इसका खून खोला। अब ये सोचा कि चलो लड़ना लुड़ना तो क्या है, कि इनको अपने वहां कन्नौज बुला लिया, क्योंकि कन्नौज पे कब्जा कर लिया था किसने, शशांक ने। क्योंकि ग्रह वर्मा कहाँ का शासक था, तो कन्नौज का शासक था। मैं एक बार दोबारा फिर से बता दूंगा, पहले एक बार सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। होता क्या है फिर भाई, शशांक घर बुलाता है कन्नौज, महल में बुलाता है राज्यवर्धन को, और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। कौन कर देता है, शशांक कर देता है, ठीक है। धोखे से बुला के राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। कब, 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हो जाती है मृत्यु।
अब यहाँ पे पिक्चर के अंदर आते हैं हमारे हर्षवर्धन। एक बार मैं फिर से सारी कहानी बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ है भी तो दूर हो जाएगी। वर्धन वंश का संस्थापक जो है वो कौन है? पुष्यभूति, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, जिसने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। स्थानेश्वर, ईश्वर का स्थान स्थानेश्वर है। रियल फाउंडर जो है इसका, प्रमुख संस्थापक जो है इसका, वो कौन है? तो प्रभाकर वर्धन है, जो कि आदित्य वर्धन के बेटे हैं, जिनकी शादी होती है किससे होती है? तो यशोमती से होती है। 3 संतानें हुई, सबसे बड़ा राज्यवर्धन, फिर राजश्री और हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कर दी गई देवगुप्त के साथ, जो कि कन्नौज का राजा है। देवगुप्त का झगड़ा चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? सॉरी, राजश्री की शादी कर दी, माई मिस्टेक सॉरी, राजश्री की शादी कर दी ग्रह वर्मा के साथ, जो कि कहाँ का शासक है? कन्नौज का, जिसका झगड़ा चल रहा है देवगुप्त के साथ, जिसको साथ है किसका? शशांक का, जो कि बंगाल का गौड़ साम्राज्य का शासक है। देवगुप्त हत्या कर देता है ग्रह वर्मा, खून खोला बड़े बेटे का। प्रभाकर वर्धन की इन बिटवीन मृत्यु हो चुकी है। राज्यवर्धन आया और हत्या की किसकी? भाई देवगुप्त को ठिकाने लगाया। और शशांक सोचा कि चलो युद्ध वुद्ध तो अब क्या करना है, इन बिटवीन राजश्री को बंदी बना के ले गया था शशांक। तो बोला कि यार आप आओ, संधि बंदी करते हैं और आपकी बहन को भी छोड़ देते हैं। तो राज्यवर्धन जाते हैं, तो धोखे से शशांक हत्या कर देता है किसकी? राज्यवर्धन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं। अब यहां से अपने कहानी के अंदर आएंगे हर्षवर्धन, प्यारे हर्षवर्धन, यहां से अब कहानी में आएंगे भाई। अब हर्षवर्धन को 2 बदले लेने हैं शशांक से। कौन सा भाई? एक तो हत्या की इसने किसकी? उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की। एक इसने हत्या की किसकी की? तो इसी के जीजा, जिसका नाम है ग्रह वर्मा, दोनों की हत्या। और तीसरा, अभी भी उसकी बहन बंदी है। किसके यहाँ बंदी है? तो बंदी है शशांक के यहाँ। तो शशांक से 3 बदले लेने हो गए। एक तो भाई की मौत का बदला, जीजा की मौत का बदला, और तीसरा बदला जो है वो है उसकी बहन, जिसका नाम है राजश्री या राजश्री। तो हर्ष अब आते हैं स्टोरी के अंदर। हर्षवर्धन मार्कर मैं बदल लेता हूँ इतनी देर। तो हर्षवर्धन स्टोरी के अंदर आएगा अब, और मात्र 16 साल की आयु में गद्दी पे बैठते हैं भाई। जन्म होता है 590, गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी के अंदर। 590 ईस्वी में जन्म, 606 ईस्वी में राजा बन जाते हैं। कौन? हर्षवर्धन। और थोड़ा सा यहीं पे मृत्यु भी देख लो इनकी कब होती है। इनकी मृत्यु पे ही वर्धन वंश समाप्त हो जाता है। बोलते हैं कोई उत्तराधिकारी नहीं था इनका। तो 647 में इनकी मृत्यु होती है। और हर्षवर्धन को याद रखना, पूरा नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भाई शिलादित्य भी कहते हैं। शिलादित्य किसको कहते हैं? तो हर्षवर्धन को कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही भाई साहब गद्दी पे बैठे, मात्र 16 साल की आयु में 3 बदले आंखों के अंदर झलक रहे थे। तो शशांक को सबसे पहले इन्होंने निकाला। कहां से बाहर निकाला? कन्नौज से बाहर निकाला। कन्नौज से शशांक भाई को कहा तुम जाओ। तुम कहाँ जाओ? अपने गौड़ साम्राज्य को संभालो। मारा नहीं, अपने गौड़ साम्राज्य को संभालो, चले जाओ यहाँ से। कहाँ? बंगाल चले जाओ। इन बिटवीन जब राज्यवर्धन की हत्या कर देता है शशांक, तो उस टाइम पे जो इनकी बहन है, जिसका नाम है क्या? राजश्री, वो जान बचा के उस टाइम पे जो मध्य भारत के अंदर विंध्याचल के जो जंगल हैं वहाँ पे जाके छुप जाते हैं और सती होने वाले होते हैं। तो हर्षवर्धन है सबसे पहले बचाता है, जान बचाता है। किसकी जान बचाता है? तो राजश्री की जान बचाता है। और फिर अपने इस भाई को, इसको शत्रु को ठिकाने लगाएगा कि कन्नौज से निकलो साहब और जाओ कहाँ पे? अपने बंगाल में जाओ। तो हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ, पहली तो थानेसर ही है, और फिर इसने नई राजधानी बनाई। कौन सी बनाई? तो कन्नौज को बनाया भाई। ठीक है, याद रखना। तो शशांक को ये हरा देता है ना, बंगाल भेज देता है। अब शशांक का क्या है भाई? शशांक की मृत्यु हो जाती है 637 ईस्वी में। ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे समझ लेना, अभी वेनसांग को लेके आऊँगा पिक्चर के अंदर। 637 ईस्वी में
मृत्यु हो जाती है किसकी, शशांक की। फिर हर्षवर्धन बंगाल पे भी जाके आक्रमण करता है और इसका गौड़ साम्राज्य, जो भी शशांक का साम्राज्य था, उसको भी मिला लेता है किसके अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेता है। और दूसरा मगध पे भी अधिकार कर लेता है। कौन, तो हर्षवर्धन। ये बात है कब की, 637 ईस्वी की। अभी तो हम 606 में ही है, गद्दी पर बैठा है, मात्र 16 साल की आयु में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, तो कन्नौज नई राजधानी हो गई, इसको भी मिला लिया किसके अंदर, थानेसर के अंदर मिला लिया। इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्री आते हैं, चीनी यात्री, जहां से सवाल एचएसएससी ने काफी बार पूछा हुआ है, जिसका नाम है भाई वेनसांग। वेनसांग चीनी यात्री है जो भारत आता है। और कब से कब तक रहा है, तो भाई ये आता है 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। तो टोटल 16 साल तक ये भारत में रहा। मैं कैसे याद रखता हूँ भाई, हर्ष भी 16 साल गद्दी में बैठा था और चीनी यात्री वेनसांग भी कितने साल गद्दी में बैठा, 16 साल। इससे पहले एक और चीनी यात्री आ गया जिसका नाम है फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दोनों बौद्ध धर्म से बड़े प्रभावी थे, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में आए थे, जिसका नाम है वेनसांग। चीनी यात्री पूछेगा वेनसांग किसके काल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। कब से कब तक रहा, 629 से 645 ईस्वी तक। तो टोटल कितने साल भारत रहा, तो 16 साल भारत रहा। थानेसर में कब से कब तक रहा, ये भी सवाल पूछा गया एचएसएससी में। तो थानेसर में रहा 635 ईस्वी से 644 ईस्वी। इसकी बुक भी है एक भाई, वेनसांग की एक बुक है जिससे सवाल काफ़ी बार पूछता है, तो वो है CU की। ये चाइनीज़ के ऐसे नाम होते हैं भाई, ठीक है। CU की इसकी किताब का नाम है, किसकी, तो वेनसांग की किताब का नाम है। अपनी किताब में ये भारत को बोलता है, भारत को एक नाम देता है, यहाँ लिख रहा हूँ, भारत को नाम देता है अपनी किताब के अंदर यिंतु। ये सवाल भी पूछा है कि वेनसांग ने अपनी किताब CU की में भारत को किस नाम से पुकारा है, तो यिंतु नाम से पुकारा है। किसने, तो वेनसांग ने भारत को पुकारा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और कुछ एक बातें ये भी हैं कि भाई एचएसएससी ने एक बार ये भी सवाल पूछा था कि वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना कैसी थी। तो वेनसांग हर्षवर्धन की सेना को कहता है चतुरंगनी का मतलब क्या है कि इसके 4 भाग थे। और कौन कौन से थे वो भी देख लो। पैदल है, घुड़सवार है, पैदल घुड़सवार, हाथी वाली सेना, हाथी, और चौथा है भाई रथ। तो वेनसांग हर्षवर्धन की सेना को बताता है कैसी है, चतुरंगिणी है, जिसके अंदर क्या क्या है, पैदल है, घोड़ा है, हाथी है और रथ है। ये 4 टाइप हैं, ठीक है। वेनसांग के बारे में आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो वेनसांग को कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया। कितने साल तक रहा, तो 16 साल तक रहा। 635 से 644 ईस्वी तक कहाँ रहा, तो थानेसर के अंदर रहा था, ठीक है। और हर्ष ने कन्नौज के अंदर भाई, कन्नौज जो उसकी दूसरी राजधानी थी, कन्नौज के अंदर धर्म सभा करवाई थी। किसने करवाई थी, तो हर्ष ने करवाई थी। उसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, तो इसी चीनी को बनाया गया है ना। हमने चीनियों को, शस्त्रों को कितना सम्मान दिया, पर ये हमेशा हमारी पीठ में खंजर घोंपते रहे। 1962 में भी पंचिल करते हुए आक्रमण कर दिया हम पे। अभी भी ससुरे बाज नहीं आ रहे, ठीक है। चीनियों को चाहिए भाई हद में रहें, ठीक है। भारत के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। माना हम शांति प्रिय देश हैं, परंतु जब बात आएगी, ठीक है, भारत की, इस देश की मिट्टी की, तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये पता रहना चाहिए चीनियों को, इवन हर एक देश को पता रहना चाहिए। शांति प्रिय जरूर है, पहले हमला नहीं करेंगे, पर हम पे हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, यह करने क्या आया था, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी लेने आया था वेनसांग। ये भी सवाल पूछता है भाई करने क्या आया था ये, तो ये करने आया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी लेने आया था हमारे इंडिया के अंदर।
और कौन से विश्वविद्यालय गया था, ये भी सवाल पूछा गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी गया था, जो कि आज भी है बिहार के अंदर, ठीक है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी को। और नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ये गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक था। गुप्त साम्राज्य जिसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, संस्थापना की थी श्रीगुप्त ने, ठीक है। पहला राजा श्रीगुप्त था गुप्त साम्राज्य का। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, वही गुप्त साम्राज्य का राजा है। और गुप्त साम्राज्य को ही भारत में कला और संस्कृति का क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना। आगे है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की। ये थोड़ा सा अलग है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि वेनसांग यहाँ पे भी गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी है बिहार के अंदर, और बिहार में कहाँ पे है, तो राजगीर के अंदर है। राजगीर के अंदर आज भी क्या है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये चीज़ याद रखना भाई। तो ये सारी बातें थी भाई, वेनसांग से रिलेटेड थी कि 16 साल तक भारत में रहा। पुस्तक का नाम है CU की। और भारत को क्या कह के बुलाता है, तो भारत को ये कह के बुलाता है यिंतु। यिंतु कह के बुलाता है। 629 से 645 भारत में रहता है। और आता क्या करने हैं, तो भाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है। और कहाँ पे भी जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय भी जाता है, जो कि आज भी है बिहार के राजगीर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वेनसांग का चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब आगे चैप्टर आता है भाई हर्ष के लिए बुरा काल। एक बहुत बुरा युद्ध हर्ष के लिए साबित हुआ, जो कि आपको पता ही है किस किस के बीच में हुआ। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ, जो कि चालुक्य वंश का राजा है। नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ है, जिसमें हर्ष की होती है हार। एकमात्र युद्ध ये ऐसा था जो कि हर्ष अपने जीवन काल में हारा है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 634 से 635 ईस्वी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। किस नदी के किनारे, ये भी पूछा गया। नर्मदा नदी के किनारे। किस किस के बीच में, तो अपने प्यारे हर्ष वर्सेस पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड किस वंश का राजा है, ये भी अच्छे से एसएससी बदमाश ने आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशिन सेकंड जो है, ठीक है। तो इसके अंदर हार होती है भाई, किसकी हार होती है, अपने प्यारे हर्षवर्धन की हार होती है। और जीतता कौन है, तो पुलकेशिन सेकंड की इसके अंदर क्या होती है, तो विजय होती है, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का है, बट चालुक्य वंश कहाँ पे था, तो कर्नाटका जो आज हमारा कर्नाटक के भी कहाँ पे था, तो बीजापुर के अंदर था भाई, ठीक है। कौन, तो पुलकेशिन सेकंड था। एक सवाल एसएससी सीजीएल में ये सवाल पूछ लिया कि भाई इस युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। अभिलेख किससे मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है भाई ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के ही कवि रवि कृति ने लिखा था भाई। रवि कृति ने लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय का ही कवि है रवि कृति। अभी हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी आएगा, बाणभट्ट, चर्चा करूंगा उसकी। तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है 634 से 635। बहुत बार एचएसएससी ने सवाल पूछा है हर्ष और किसके बीच में, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक है, कर्नाटक बीजापुर। और कौन से अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जो कि लिखा गया है इसी के कवि पुलकेशिन सेकंड के कवि, जिसका नाम है रवि कृति द्वारा ये लिखा गया। भाई ऐसा भी बोला जाता है कि जो कुंभ का मेला है ना, कुंभ का मेला बोलते हैं ना, ये दोनों भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तो वो वाला मेला जो है कुंभ का मेला, तो भाई इसकी शुरुआत बोलते हैं, एचएसएससी पूछ चुका है भाई ये सवाल, हर्षवर्धन ने की थी। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने की थी, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था कि हर्षवर्धन ने कन्नौज के अंदर एक धार्मिक सभा का आयोजन भी करवाया था, जिसका अध्यक्ष बनाया था किसको, चीनी को बनाया था। इतना प्यार दिया हमने इन चीनियों को, ठीक है। तो कुंभ का मेला हर्षवर्धन, ठीक है, बोला जाता है। हर्षवर्धन की रचनाएं, हर्षवर्धन, ठीक है, ये नहीं कि युद्ध लड़ते थे, मैं इनको लिखने का भी शौक था, लेखक भी थे। तो इनकी रचनाएं हैं नागानंद, सेकंड है रत्नावली, और अगली है प्रियदर्शिका। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं,
तो हर्षवर्धन की हैं। इनके दरबारी कवि का नाम था तो बाणभट्ट था, जिसकी रचनाएं हैं भाई हर्षचरित और कादम्बरी। यूपीएससी सीडीएस आईएएस भी ये सवाल पूछ चुका है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिनकी रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, और हर्षवर्धन की कौन सी रचनाएं हैं, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये रचनाएं हैं किसकी, तो भाई हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। एक और दरबारी कवि हैं जिसके बारे में टीचर पढ़ाते नहीं है, ना ही बच्चा पढ़ता है, जिसका नाम है भाई मयूर। गूगल पे और कुछ किताबों में इसका नाम मयूर भट्टा भी मिलता है, तो याद रखना। ये ब्रदर इन लॉ है भाई, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ किसके हैं, तो बाणभट्ट के हैं, बाणभट्ट। अब ब्रदर इन लॉ के बहुत सारे मीनिंग है भाई, जीजा भी है, साला भी है, तो देख लेना। ब्रदर इन लॉ है मयूर भट्टा, किसके, बाणभट्ट के। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, ये यूपीएससी सीडीएस में सवाल पूछा हुआ था, तो इनकी रचनाएं का नाम है भाई मयूर शक्ता, और या इसी को कहते हैं सूर्य शतक, सूर्य शतक। ये दो रचनाएं हैं, किसकी हैं, तो मयूर भट्टा जो कि ब्रदर इन लॉ है बाणभट्ट के। ठीक है, मयूर शक्ता, मयूर है ना, मयूर शक्ता और सूर्य शतक, ये दो रचनाएं हैं। यूपीएससी सीडीएस में सवाल पूछा जा चुका है कि सूर्य शतक किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा मयूर भट्टा, याद रखना भाई। ठीक है, एक दो सवाल और कर लेते हैं, बस फिर खत्म आज की वीडियो। कि भाई इसके सेनापति कौन थे, कभी ये ना पूछ ले, छोड़ना कुछ नहीं है हमने। ठीक है, सारे सवाल होने चाहिए। तो सेनापति जो है हर्षवर्धन का, उसका नाम है भाई सिंहनाद सेनापति है। पीएम प्रधानमंत्री है भाई भंडी। ठीक है, और युद्ध व विदेश नीति जिसके हाथ में है वो है अवंती। ये तीन अधिकारी याद रखना। ठीक है, सेनापति ज़्यादा पूछा गया है, सिंहनाद है। ठीक है, और पीएम है भंडी, युद्ध व विदेश मंत्री जो है वो है अवंती। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में। यहाँ से सवाल 110% है, पूछा जाता है, एक आधा सवाल आता ही आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और कमी कोई ना रह जाए इसके अंदर, याद रखना। एक बार मैं जल्दी से बताऊँ मेन पॉइंट क्या है भाई। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यभूति ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो ये पूछेगा सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। स्थानेश्वर का मतलब क्या है, ईश्वर का स्थान है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बोलोगे वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। ठीक है, और रियल फाउंडर कौन है, प्रभाकर वर्धन, जो कि बेटा है किसका, तो आदित्यवर्धन का बेटा है, जिसकी पत्नी का नाम है यशोमती, जिसकी 3 संतानें होती हैं। एक हर्षवर्धन होता है, बोलो मेरे साथ, ठीक है, गुनगुनाओ, है ना। एक होता है राज्यवर्धन, एक होता है हर्षवर्धन, और एक इनकी प्यारी बहन है जिसका नाम है राजश्री। राजश्री की शादी जो है वो कर दी जाती है। ये मुझे हमेशा भूल जाता है, राजश्री की शादी किससे की जाती है, तो राजश्री की शादी की जाती है भाई ग्रह वर्मा के साथ, और ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है कौन, तो देवगुप्त कर देता है। देवगुप्त को साथ है तो किसका है, शशांक का है। और देवगुप्त की फिर आगे हत्या करेगा कौन, करेगा राज्यवर्धन की धोखे से हत्या करेगा शशांक बंदी बना लेगा किसको, राजश्री को। पिक्चर में आएंगे कौन, हर्ष, जो कि 16 साल की आयु में ही गद्दी पर बैठते हैं। 590 में जन्म, 606 में गद्दी पर बैठ गए। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध याद रखना, 634-635 नर्मदा नदी के किनारे। और पुलकेशिन द्वितीय का ही जो अभिलेख है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख, है ना, जहाँ से जानकारी हमें मिलती है ऐहोल, और इसी के दरबारी कवि ने वो लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। हर्ष की रचनाएं बहुत बार पूछा गया है, तो हर्ष की रचनाएं हैं कौन सी हैं, तो भाई नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। बाणभट्ट इसके दरबारी कवि है, याद रखना, भूलना नहीं है। दरबारी कवि हर्ष के कौन है, तो बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। भूलना नहीं है सवाल, क्योंकि बहुत बार देखा है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। और बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं, तो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी, जिसके ब्रदर इन लॉ हैं कौन,
मयूर भट्टा, जिसकी रचना है मयूर शक्ता और सूर्य शतक। जिसको लगता है ना सर बार बार करवा रहे हैं, बार बार वही चीज़ें बोलते हैं, भाई तुम 2 स्पीड को इंक्रीज़ करके दोबारा स्पीड को इंक्रीज़ करके देख लिया करो, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हर टाइप के बच्चे को पढ़ाना होता है भाई। यूट्यूब पे ऐसे भी हैं जिनका बहुत कम टाइम होता है, जिनको स्टडी में टाइम ही नहीं लगता, तो उनको एक एक 2 बार चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं कि ताकि याद हो जाए। और अगर तुम्हें अभी भी 2 बार लग रहा है कि बहुत बार कह रहे हैं यही चीज़ें बार बार, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में यार, और लाइक शेयर वेयर कर दिया करो, तुम करते नहीं हो। ठीक है, मेहनत मुझे लगता है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, और शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है, कमेंट किया करो। ठीक है, और इससे ये है कि यार औरों के पास भी पहुँचेगी वीडियो। सच्चाई ये है, इसका कारण सिर्फ इतना है, ये वो समझना भाई को पॉपुलर होने का शौक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीधा सा एक रीज़न है, वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी, और जितने ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी उतना ही अपना पर्पस फुलफिल होगा। सारी की सारी वीडियो फ्री है, किसी के लिए कोई पेड नहीं है। तो चलिए आज यहीं पे आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।